नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। डीडी पॉडकास्ट में आज बेहद ही अहम विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। विषय जो कि आपसे जुड़ा हुआ है और अक्सर हम ये देखते भी हैं, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के समय में भी अगर हम बात करते हैं अभिभावकों की, पेरेंट्स की, तो उनकी चिंता ये रहती है कि जो उनका बच्चा है उसका विकास या उसकी वृद्धि जो है वो सही हो रही है। और अक्सर हम डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट भी करते हैं। जब जब भी किसी के वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं या जब भी किसी बीमारी की वजह से दिखाना होता है, तो ये बातचीत आमतौर पर होती है कि क्या बच्चे की जो वृद्धि दर है, जो विकास है, वो सही हो रहा है या नहीं, और वो कुछ जानकारी आपको देते हैं। लेकिन वो जो जानकारी दी जाती है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो, जिनका अगर देखा जाए तो करीब 3-4 दशकों से लगातार उन्हीं का इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन जब इस नए भारत की हम बात करते हैं, हर स्तर पर बदलाव नज़र आता है और ख़ासतौर से यहाँ का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। इस पर आज हम बातचीत करेंगे और इसके लिए एक बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं। भारत सरकार में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल से बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राजीव डीडी पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, अक्सर माता पिताओं की समस्या भी यही होती है और आपके सामने भी इस तरह के कई पेशेंट्स आए होंगे जिन्होंने इस बात को रखा होगा कि बच्चे का विकास जो है वो सही से नहीं हो रहा। या आपने देखा होगा भारत की जब हम बात करते हैं, कुपोषण के भी कई मामले आते हैं। ऐसे में किस तरह की आवश्यकताएं हमें महसूस होती हैं जब हम विकसित भारत की भी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हम ला रहे हैं? क्या वहाँ भी एक बदलाव जो है उसकी आपको उम्मीद लगती है? बच्चों का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये एक किसी भी देश की एक नींव है। उसके आगे बढ़ने के जो आज हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, यदि वो सही से विकसित होंगे, सही ग्रोथ, सही डेवलपमेंट होगी, तो वो आगे जाके जब बड़े नागरिक हमारे देश के बनेंगे, तो उस समय पे उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे जो वो काम करें, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, वो हाईएस्ट लेवल का रहे। यही हर देश चाहता है और हर पेरेंट भी यही चाहता है। इसमें जो शुरू के साल होते हैं, पर्टिकुलरली जो पहले 3 साल होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं एक किसी भी बच्चे के विकास के लिए। उसी में ही ये तय होता है कि बच्चे की ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट किस तरह की होगी, और उस समय पे उसका विकास यदि ठीक ना हो तो वो बाद में जाके कई परेशानियों का कारण बनता है जी, जिसमें इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ भी शामिल हैं कि जो बच्चे ठीक से ग्रो नहीं करते हैं शुरू में, उनको आगे जाके बीमारी भी बड़े होकर ज़्यादा होने की रिस्क रहता है। तो इसलिए बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही एक अहम है। लेकिन इस तरह की समस्याएं डॉक्टर राजीव काफ़ी हम देखते हैं सामने आती हैं। आपके सामने भी इस तरह के कई मामले ज़ाहिर तौर पर आए होंगे। लेकिन जब बदलाव की बात हम कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई विशेष पहल हम करने जा रहे हैं जिसके चलते यहाँ भी एक बड़ा बदलाव आ सके? जैसा आपने बताया कि यही जो भविष्य है, कैसे इसको हम मजबूती दे पाएंगे? तो मैं आपको एक इसके बारे में, जैसे आपने कहा कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो जब हम विकसित भारत के बारे में सोचते हैं तो हमें उसके लिए, जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन और बच्चे ऐसे चाहिए जो कि अपनी तरह से एक ऑप्टिमल, एक अपने चरम सीमा तक अपनी पहुंच सकें वो, और उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड्स यूज़ करें वो भी ठीक होने चाहिए और वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होने चाहिए हमारे देश के लिए। अब आज हम जो स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, वो उनको हम WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये सन 2000 से 2005 के बीच में कुछ रिसर्च हुई थी ग्लोबली, जिसमें भारत में भी, दिल्ली में भी एक सेंटर था जिसमें ये रिसर्च हुई थी। उसके तहत
ये ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बने थे। यानी अब से करीब 20-25 साल पहले। अभी से 25 साल पहले, करीब 20-25 साल पहले ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, लेकिन उनमें भी कुछ डिफरेंसेस थे कुछ कंट्रीज़ में, जैसे भारत में और नॉर्वे में या यूनाइटेड स्टेट्स में या ओमान में कुछ फ़र्क थे, लेकिन फ़र्क कम थे जी। तो उसकी एक तरह से एवरेज करके ये चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इसकी को सोचा कि अगर हमारे लिए ये सूटेबल हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सूटेबल जहाँ नहीं लगे वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर अपनी रिसर्च करके, अपनी स्टडीज़ करके और उसको भी इस्तेमाल किया। जैसे कि 2 उदाहरण देता हूँ। जापानीज़ लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे, हालांकि वो कुपोषित नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी हाइट उस ये चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड से कम आ रही है, और हम वो सब चीज़ कर पा रहे हैं। हमारे मेंटल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, फिज़िकल डेवलपमेंट सब अच्छा है, लेकिन हम इस स्टैंडर्ड से जगह अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे और अपना स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। जी, यानी सब पैमानों पर खरा उतरते हैं, लेकिन शायद जो स्टैंडर्ड होने चाहिए वो अब तक नहीं है। उससे, क्योंकि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी और ग्लोबल एवरेज से। अब उसका उल्टा नॉर्वे में हुआ। हालांकि नॉर्वे भी इस स्टडी का पार्ट था जो WHO ने की, लेकिन नॉर्वे ने ये देखा कि उनके बच्चे इस स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा हाइट है उनकी, और ये लगने से ऐसे पेरेंट्स को लगने लगता है कि हमारे बच्चे कहीं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। तो वो भी उन्होंने उसको देखा कि वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे, लोग एकदम ठीक थे, उनके किसी तरह से हेल्थ में या किसी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं था। तो उन्होंने उसको अपना स्टैंडर्ड की यूज़ करके उसको अपना स्टैंडर्ड बनाया। इसी तरह से हम लोगों ने भारत में भी देखा है कि कुछ चीज़ों में जो WHO के जो ग्रोथ स्टैंडर्ड्स हैं वो शायद हमारे लिए पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है जी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने कुछ डिफरेंट जेनेटिक्स भी है, डिफरेंट हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है, हमारा रहन सहन डिफरेंट है, हमारे देश में तो डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादा और डाइवर्सिटी बहुत है। जी, तो हमने ये फैसला किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, कि भारत अपना स्टैंडर्ड खुद बनाएगा चाइल्ड ग्रोथ के लिए भी। यानी अब भारत के अपने मानक होंगे, ये हम कह सकते हैं। भारत के अपने मानक होंगे। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कई बार कहा है कि हर चीज़ में हमें सिर्फ बाहर के मानक को नहीं मानना चाहिए, जहाँ हमें लगे कि अपने मानक होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वहाँ हमें अपने स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। तो इससे करने के लिए हमने एक रिसर्च स्टडी का शुरुआत किया है, जिसको हम उन्नति स्टडी कहते हैं। जी, बेसिकली एक एक्रोनिम है कि जो ग्रोथ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के लिए हम बच्चों की ये स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं समझना, कि हम ये चाहते हैं कि जो हम जिस मेथडोलॉजी से, जिस तरीके से हम ये मानकों को हम बनाएं, स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स को हम बनाएं, वो विश्व में सबसे अच्छे होने चाहिए। और इसी वजह से हमने WHO की जो स्टडी थी और जो उनके स्टैंडर्ड्स जो बने थे, उसके भी हमने इम्प्रूव्ड मेथडोलॉजी हमने यूज़ किया है, कि इसमें कि हम जो वो नहीं भी 25 साल पहले जो नहीं सोचे थे, उन चीज़ों को भी सोचते हुए कि जो बच्चा हेल्दी है उसकी क्या परिभाषा है। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि अगले ना सिर्फ 25 वर्ष बल्कि 50 वर्ष या उससे भी ज़्यादा के लिए अब जो मानक है वो हम तैयार कर रहे हैं उन्नति के रूप में? हम अगले 25 वर्षों के लिए तो ज़रूर तैयार कर रहे हैं जी। उसके बाद उसको देखेंगे कि अगर उसमें फिर बदलाव करने की ज़रूरत है तो ज़रूर देखा जा सकता है, लेकिन कम से कम सन 2047 तक ये मानक हमारे साथ ज़रूर चलेंगे। और इन्हीं नॉर्म्स के लिए ये स्टडी में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बच्चों को हम इनमें लें, उनमें जो विकास के या ग्रोथ के
कोई ऐसे फैक्टर ना हो कि जिसकी वजह से वो ग्रो बच्चा नहीं कर पा रहा है। जैसे हम दो महत्वपूर्ण चीज़ें लेते हैं, हम सिर्फ उन बच्चों को लेते हैं जिनकी फैमिलीज़ में कोई अभाव नहीं है जी, जिनकी फैमिलीज़ में खाने पीने का या बाकी केयर का उसका अभाव नहीं एक है, संतुलन नजर आता है, जीवन संतुलन है, अभाव नहीं है। इसी तरह से वो सब शिक्षा के तौर पे जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनको वो शिक्षित हैं, उनको पता है कि किस तरह से वो करना है, बच्चे की देखभाल करनी है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बच्चा जो है वो हेल्दी है, बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है, और जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि माँ का दूध पीना या उसको इस तरह की केयर देना जिससे कि उसका विकास सबसे अच्छा हो, उस तरह की केयर उस बच्चे को मिले। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, लेकिन जो हेल्दी का पैरामीटर है, अगर मैं वो आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जो अभिभावक हैं, तमाम माता पिता हैं, उनकी भी ये एक चिंता रहती है कि हेल्दी जो है हम किसको मान सकते हैं, और क्या उन्नति में इस तरह का भी कोई चरण रखे गए हैं कि उस क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो उसको एक हेल्दी हम बच्चा कह सकते हैं? सबसे पहले हेल्थ में जो हेल्दी कहने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी या डिज़ीज़ जो लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ ना हो। तो एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़ होना ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट, ये नहीं है कि खांसी ज़ुकाम नहीं हो सकता या कोई छोटा मोटा बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कभी बुखार आता है, वो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म उसको कोई क्रॉनिक बीमारी ना हो, तो वो एक पार्ट है हेल्थ का। लेकिन दूसरा पार्ट है हेल्थ का कि वो फिज़िकली फिट हो, यानी कि जो काम बच्चे को अपनी एज के हिसाब से करना चाहिए, सामान्य, वो सामान्य रूप से अच्छी तरह से वो कर रहा है। यदि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है तो ये नहीं है कि वो भाग नहीं पा रहा है, पीछे रह जा रहा है। ऐसा है कि अगर उसको जैसे स्कूल जाता है तो पढ़ने में, समझने में, जो बात करने में, तो जो भी उसके काम बच्चे को हमें लगता है कि जो होने चाहिए, हमने उनको डिफ़ाइन किया है कि ये फिज़िकली फिट है। इसी तरह से उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से बड़ा होकर उसको कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या और कोई इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हों, यानी कि ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, या कि उसकी किसी तरह का उसका जो प्रोफाइल है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो आगे जाके क्रॉनिक डिजीज़ बने, तो उसको हम हेल्दी कहते हैं। यानी यहाँ भी अलग अलग मानक जो हैं वो रखे गए हैं इसमें। वो हेल्दी की एक डेफिनेशन है, और फिर उन हेल्दी बच्चों को लेके उनकी ग्रोथ को हम मेजर कर रहे हैं, और उनकी हाइट, उनका वेट और उनका हेड सरकमफरेंस वगैरह लेके, और उसको जब हम देखते हैं तो वो हमें एक स्टैंडर्ड या नॉर्म देता है। उसकी जो एवरेज होती है सब बच्चों की, जो हेल्दी बच्चों की एवरेज है, और ऐसी फैमिलीज से हैं जिनमें की ग्रोथ और डेवलपमेंट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इस वजह से जिसको भी हम ले रहे हैं, जिस तरह के भी हम लोगों को ले रहे हैं, वो सभी लोग इस प्रकार के हैं कि जिनको आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या शिक्षा के रूप से किसी तरह का अभाव नहीं है। जी, लेकिन डॉक्टर राजीव, अक्सर हम देखते हैं कि जो माता पिता हैं या बच्चों की क्योंकि हम बात करें, जैसे आपने कहा कि जब जन्म से लेकर करीब 3 साल तक तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि वज़न कितना है और जो हाइट है वो कितनी हो रही है, शरीर का जो ढांचा आकार है कैसे वो ले रहा है। लेकिन क्या ये आवश्यकता इसके बाद भी रहती है, और क्या उन्नति में इस तरह का भी कोई हमने पैरामीटर रखा है कि कितने वर्ष तक हम इसका जो अध्ययन है वो कर सकेंगे? सबसे ज़रूरी, वैसे मैंने कहा कि पहले 2 से 3 साल होते हैं, लेकिन ग्रोथ 18 साल तक की उम्र तक होती रहती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है एडोलेसेंस का, प्यूबर्टी का, जब बच्चा जो है वो बचपन से जवानी की तरफ जाने के बीच में रहता है, जो एडोलेसेंट एज कहते हैं। 10 साल से 18-19 साल की जो उम्र होती है, किशोर अवस्था, तो उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो हम इसमें पूरी स्टडी में बर्थ से लेके 18 साल तक ग्रोथ को इसी तरह के मानक बनाएंगे हर साल।
लेकिन जो पहले 3 साल हैं वो स्टडी थोड़ी सी अलग है। उसमें हम बच्चों को कॉन्स्टेंटली एक बच्चे को लेके उसी को बार बार हम मेजर करेंगे ताकि हमें ये भी पता चले कि उसकी अपनी ग्रोथ कितनी हुई है। लेकिन अगर इस तरह की स्टडी 18 साल तक करनी पड़े तो हमें उसको करने में 25 साल लगेंगे। बिल्कुल, काफ़ी लंबा समय है। लेकिन हम जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हम एक क्रॉस सेक्शन की तरह लेके भी एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं। हर साल के बच्चे लिए जाएंगे जी। और उनको भी जो उनकी हेल्दी की परिभाषा, जो उनके परिवार की परिभाषा, जिस तरह के बच्चे इसमें आने चाहिए जी। वो परिभाषा सेम है। यानी कि हम ऐसे बच्चों के साथ ग्रोथ स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं कि जो कि एक एस्पिरेशनल हो। ये नहीं है कि वो एक देश में आज जो हो रहा है उसकी एवरेज है जी। हम वो चाहते हैं कि विकसित भारत में जो होगा उसकी एवरेज क्या होगा। यानी एक तरीके से देखिए विकसित भारत की जो नींव है उन्नति के ज़रिए हम उसको मान सकते हैं, हम रखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजीव, यहाँ जब हम भारत की बात करते हैं और हम बात कर रहे थे कि जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो काफ़ी है। अब ऐसे में भारत की विविधता से वो पैरामीटर कैसे हम उसके अनुरूप ला सकेंगे? क्योंकि हम दिल्ली की बात करें, हम चेन्नई की बात करें, तटीय क्षेत्र भी हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, कैसे उसके लिए क्या अलग अलग जगहों पर इसको हम मान सकते हैं? ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ये जो स्टडी कर रहे हैं, जो ये प्रोजेक्ट है, ये देश के सभी भागों में है। तो नॉर्थ में दिल्ली है, फिर इंदौर है सेंट्रल इंडिया में, वेस्ट इंडिया में पुणे है, साउथ इंडिया में बेंगलुरु है, ईस्ट इंडिया में कोलकाता है और शिलोंग है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो हमने चूज़ किए हैं जगह, ये सिर्फ ये एक तो ये हर रीजन की एक साइट देते हैं। दूसरा कि वहाँ पर भी क्योंकि ये कई इनमें से बड़े शहर हैं तो वहाँ पर आसपास के दूर दराज के लोग भी वहाँ पर आते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली देखें या पुणे देखें तो ये नहीं कि सिर्फ पुणे के लोग ही आते हैं, वहाँ पे अलग अलग महाराष्ट्र से और दूसरी जगह के वेस्टर्न इंडिया के काफ़ी लोग पुणे में आपको मिलेंगे या बेंगलुरु में मिलेंगे। तो एक तरह से बड़े शहर लेने से और इस तरह के लोगों को लेने से एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको डाइवर्सिटी की ज़्यादा वो मिलती है, आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी कवर कर सकते हैं। ये हमारा सबसे अहम एक कारण है ये जगह जगह करने का। इस वक्त हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि दिल्ली इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड होगा जी। ये भी पॉसिबल है कि नॉर्थ ईस्ट में स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग हो या साउथ इंडिया में स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग हो जी। ये तभी पता चलेगा जब हम ये रिसर्च पूरी करेंगे और उसके बाद इन बच्चों को सब जगह देखेंगे कि क्या सब जगह पे सिमिलर हाइट और वेट और ये सब पैरामीटर्स सब सिमिलर हैं या कि वो अलग अलग हैं थोड़े थोड़े। यदि वो अलग होंगे तो हम रीजनल स्टैंडर्ड्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जब ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स जो बना रहे हैं ये एक तरह से उस क्षेत्र का या पूरे देश का जी। एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि जहाँ पर हेल्दी बच्चे एक तरह से ग्रो कर रहे हों, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कुछ लोगों का कि शायद हाइट थोड़ी सी कम होगी या साउथ इंडिया में शायद हाइट थोड़ी सी बच्चों की कम होगी दिल्ली और इंदौर वगैरह के से। यदि ऐसा दिखता है जब ये रिसर्च के बाद तो हम उसको रीजनल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। यदि हमें लगता है कि बहुत फ़र्क नहीं है तो एक भारतीय स्टैंडर्ड बने। लेकिन डॉक्टर राजीव, काफ़ी जैसा आप बता रहे हैं, जितना शायद बताने में आसान है उतना जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका जब क्रियान्वयन होगा उतना ही कहीं ना कहीं जटिलताएं हैं, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो किस तरीके से इसको हम एक मिशन मोड में क्या ले रहे हैं और क्या स्पेशल टीम्स इसके लिए अलग अलग जगहों पर होंगी? सब जगह पे बड़ी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं जो कि कई चीज़ों में उनकी स्पेशलिटी है। तीन बातें कहना चाहूँगा जो बहुत आवश्यक हैं और जो चैलेंज होते हैं। पहला ये कि हमें उस तरह के हेल्दी बच्चे, हेल्दी फैमिलीज़ जिनमें कि किसी तरह की, जैसे मैंने कहा कि अभाव ना हो, उस तरह की फैमिलीज़ जो हैं वो सामने आनी चाहिए रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि उनको लगे कि हम देश को के एक स्टैंडर्ड बनाने में, एक विकसित भारत की नींव रखने में हम मदद कर रहे हैं।
तो पहला चैलेंज जो है वो ये होता है कि कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम रिसर्च में क्यों पार्टिसिपेट करें, इससे हमें क्या मिलेगा। तो उसमें मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चे की जो ग्रोथ है और जो उसकी डेवलपमेंट है वो शेयर कर रहे हैं भारत के साथ, और उसके बेसिस पे ही भारत के आने वाले बच्चों की एक तरह से उनको उनके नॉर्म्स देखे जाएंगे। तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विकसित भारत को बनाने में यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर दूसरी परेशानी जो आ सकती है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इनको बेस्ट प्रैक्टिसेस हों। जिस तरह की प्रैक्टिस हम कह रहे हैं कि जैसे 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है जी। या हम कह रहे हैं कि बच्चे को जो आहार, बड़े बच्चों को जो आहार देंगे तो ये नहीं कि उनको हर रोज़ कोक और पिज़्ज़ा और ये सब खाएं। हम चाह रहे हैं कि वो अच्छा खाना उनको मिले, संतुलित आहार मिले, तो उससे बच्चों का फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये भी है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को लगता है कि हमें ये करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, मेजरमेंट देने पड़ेंगे। तो कुछ तो ये कंट्रीब्यूशन अगर वो कर पाएंगे तो ये चैलेंज को बड़ी आसानी से हम ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रतिभागी होंगे, उनके लिए गर्व की बात होगी कि विकसित भारत में क्या कुछ अहम योगदान ना सिर्फ उनका बल्कि उनके जो बच्चे हैं उनका भी रहा है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर साहब, क्योंकि तमाम जो समस्याएं रही हैं, कुपोषण उनमें से एक है। WHO भी लगातार अलग उसके पैरामीटर रखता आया है, भारत को लेकर भी गंभीरता जताई है। भारत सरकार लगातार इस दिशा में भी काम कर रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव है। तो क्या उन्नति को उससे भी जोड़कर हम देख सकते हैं आने वाले वर्षों के लिए? उन्नति ही वो नॉर्म सेट करेगी जिससे कि हम फिर से देखेंगे कि असल में हमारी कितनी कुपोषण है। और अगर कुपोषण है तो सारी स्कीम्स जो हमारी हैं, जो हम कर रहे हैं, वो उसको हम अच्छी तरह से, बेहतर तरह से कर पाएंगे। एक परेशानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ब्राज़ील में ये हुआ कि उन्होंने बच्चों का, जब पुराना स्टैंडर्ड था, WHO से भी पुराना स्टैंडर्ड था एक, जो कि US स्टैंडर्ड था, यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको देखते हुए उन्होंने बच्चों को ज़्यादा आहार देना शुरू किया। और बाद में उनको लगा कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ही मोटे हो रहे हैं, और वो बच्चे को बचपन में ही डायबिटीज़ जैसी शिकायतें और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी शिकायतें होने लगी। हमारे देश में भी पेरेंट्स इस तरह के काम अक्सर कर देते हैं कि बच्चा कमज़ोर लग रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डाइट देते हैं। तो इसलिए सही डाइट देना कि जिससे कि ना तो वो कुपोषित हो, कुपोषण कम में भी होता है, और अगर कोई बच्चा ओबीज है तो वो भी कुपोषण ही है, क्योंकि पोषण की वो उसकी एक लिमिट है, एक इंटरवल है, एक उसका, अगर उससे कम होगा तो भी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, हम उसको कुपोषण कहते हैं। उससे ज़्यादा होगा जो ओवर न्यूट्रिशन है, वो भी हम उसको कुपोषण कहते हैं। तो जब हम ये स्टैंडर्ड बनाएं तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि दोनों तरह के कुपोषण जो हैं वो ना हो पाएँ, और हम उसी तरफ बच्चों को ले जाएं, पेरेंट्स को सही सलाह दे पाएँ, डॉक्टर्स, टीचर्स, बच्चों को देखने वाले बाकी लोग, ये और पेरेंट्स और फैमिलीज़, उनको लगे कि ये बच्चा जो है अगर वो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है तो ये भी कुपोषण की तरफ जा रहा है, अगर बहुत कम बढ़ रहा है तो फिर वो भी कुपोषण की तरफ जा रहा है। तो इसको करने के लिए ही ये स्टैंडर्ड्स काम आएंगे, दोनों तरह के कुपोषण को रोकने के लिए। और हमारे कंट्री के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स करके एक मेजरमेंट होता है कि जिससे हम देखते हैं अडल्ट्स में कि कोई आदमी के ओबीस है, ओवरवेट है, या नॉर्मल वेट है, या अंडर वेट है। तो जो ओवरवेट की ग्लोबल डेफिनेशन है वो हम उसको 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, और ओबीस को 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। लेकिन हमने ये पाया है, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये पूरे साउथ एशिया में ये पाया है कि हमारे जो जिस तरह की जेनेटिक्स है वहाँ पर हम 25 के आगे ही वही चीज़ें होने लगती हैं जो कि यूरोप
या अमेरिका में 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पे होती है। तो यानी हमने ओबेसिटी की भारत में जो डेफिनेशन रखी है वो नीची करनी पड़ी हमें, नहीं तो हमारे यहाँ पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ बढ़ती इसी वजह से चली जो बदलाव हैं वो ज़रूरी हैं और उन्नति जिसको हम कह सकते हैं कि और बेहतर ढंग से तराशा जा रहा है, जिससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम कर सकें, जिसके चलते ना सिर्फ स्वस्थ भारत तो हम देखेंगे बल्कि जो विकसित भारत है उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है। और ख़ासतौर से आईसीएमआर का जो योगदान है वो लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आता है। अपने आप में उन्नति डॉक्टर राजीव काफ़ी महत्वपूर्ण है और जब और इसकी बेहतर शुरुआत होगी, इससे जुड़े और भी कई ऐसे सवाल हैं, उनके जवाब भी आपसे हम यहाँ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डीडी पॉडकास्ट में हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाना आप सभी ने भी कितना ज़रूरी हो जाता है। अक्सर जो बातें हम करते हैं सामान्य तौर पर डॉक्टर से पूछते हैं कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है या हाइट कितनी है, ये अब भारत के जो मानक हैं वो होंगे। और ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरीके से भारत इन मानकों को हम कह सकते हैं कि सेट करेगा, तो आने वाले वर्षों में 1 दशक 2 दशक बाद शायद कई ऐसे देश हैं जो इनको भी शायद अडॉप्ट करते हुए नज़र आएंगे। और यही भारत की पहचान है। आज वैश्विक स्तर पर ये बढ़ता भारत है, बदलता भारत है, जो लगातार विकसित होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो फिलहाल आज के लिए डीडी पॉडकास्ट में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।